Hello dear students, welcome you on ASL classes. I am Ajay Kumar. Today we'll start Fundamental Right. Fundamental Right एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसको देश के सभी नागरिकों को पढ़ना चाहिए। अब इसे सभी नागरिकों को क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब तक आपको अपने अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक आप सरकार के सामने अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। आप ये नहीं जान सकते कि सरकार आपके लिए किन किन क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं देती है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी होना सभी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और उन छात्रों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो कि देश के सभी नागरिकों को एक समान रूप से दिए जाते हैं। ऐसे अधिकार जिसमें किसी भी तरह से किसी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित भेदभाव ना करते हुए उनको इक्वली और प्रोपोर्शनेटली प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। So fundamental rights included in the constitution because they were considered essential for the development of the personality of every individuals and to preserve human dignity. And second, all peoples irrespective of race, religion, caste, sex have been given the right to move to the Supreme Court and High Court for enforcement of their fundamental right. यानी कि किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी लिंग से बेस्ड हो, ठीक है, व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, ठीक है, अगर उसका किसी भी कारण से लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे तौर से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अपने अधिकारों को लागू करने के लिए। और हमारे पास 7 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें 7 पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड थे। बट अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी वहाँ से हटा दिया गया है और उसको अब कैसा अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट्स के तौर पे उसको दिया जाता है। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट के तौर पे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 में हम फंडामेंटल राइट्स के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 डिफाइंस द डेफिनेशन दैट इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट otherwise required, the state include the governmental and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all locals and other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। यानी कि जो डेफिनेशन से हम स्टेट्स को डिफाइन करने की कोशिश करें कि स्टेट कौन होगी। स्टेट वो कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे या वो देश का या भारत का पार्लियामेंट है, संसद है या सरकार है, या किसी राज्यों का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लेजिस्लेशन है, उसको हम स्टेट्स में इंक्लूड करते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है कि जो आपका लॉ है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, ऐसे जो कानून आप बनाएंगे जो आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी तरह से अवहेलना करेंगे या उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन रखेंगे, तो उन सभी राइट्स को कंडेमन करने के लिए आपके पास आर्टिकल 13 दिया गया है। आर्टिकल 13 बोलता है कि ऑल laws in force in territory of India immediately before the commencement of this constitution in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void। ऐसे सभी अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हो या उसके साथ किसी तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पैदा करता हो, तो वो सभी उसके बनते या उसके लागू होते ही नल एंड वॉइड माने जाएंगे।
या स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, राज्यों भी कोई या सरकार भी, देश की सरकार भी कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को किसी तरह से खतरा पैदा करता हो या उसके अगेंस्ट वो लॉ काम करता हो। तो ये स्टेट को भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और उसके बाद कहा गया है कि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, क्लॉज ए, लॉज इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉज, रूल, रेगुलेशन, notification, custom and uses having in the territory of India the force of law। उसके बाद law in force include law passed by or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution and not previously revealed, notwithstanding that any such laws or any part thereof may not be then in operation either at all particular area। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से वो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया कि आप जो फंडामेंटल राइट है वो किस तरह से जुडिशियल रिव्यू के लिए दे सकते हैं। फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 13 का महत्वपूर्ण रोल है वो ये रोल रहता है कि इट डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज, ठीक है, जो भी इनकंसिस्टेंट हो गए आपके फंडामेंटल राइट से उनको ये कंडेमन करता है और वॉइड करता है। ठीक है, आर्टिकल 13 का काम ये है कि इट डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। सो आर्टिकल 13 प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। ठीक है, जो हमारे पास ये जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ सभी के साथ किया जाएगा। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि सभी तरह के पर्सन, ठीक है, ऑल पर्सन आर इक्वल इन दी आइज ऑफ लॉ। किसमें? इन दी आइज ऑफ लॉ। नो मैन इज अबव लॉ, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, नो मैन इज अबव लॉ, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं होगा। उसके बाद आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो बातें आर्टिकल 14 में लिखी गई है। पहला लिखा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा लिखा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट्स ऑफ ऑल इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। मतलब कि चाहे किसी भी तरह का सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई रिच फैमिली से या कोई राजघराने से है या कोई पॉलिटिशियन के फैमिली से है, किसी ने मर्डर कर दिया और अगर कोई गरीब आदमी भी मर्डर करता है तो दोनों के लिए इक्वल पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई गरीब के लिए कुछ हार्शर पनिशमेंट दे दी, अमीर के लिए वो पैसा ज़्यादा दे सकता है तो इसलिए उसकी पनिशमेंट को कम कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहेगा? इक्वल ट्रीटमेंट्स टू ऑल पर्सन्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। फिर है अनइक्वल आर टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। अनइक्वल are to be treated unequally. This is all about the Article 14. Article 15 says prohibitions or discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। यानी कि आर्टिकल 15 के अनुसार, अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी तरह की डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे या सेक्स के आधार पे या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे की जाती हो, को प्रोहिबिट किया गया है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या उसके क्षेत्र के आधार पे, रिलीजन के आधार पे या किसी लिंगानुपात के आधार पे या उसके जन्म के स्थान के आधार पे
किसी भी तरह का भेदभाव वाली नीति नहीं अपनाएंगे। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ these all parameters, and no citizen shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability, restrictions or condition with regard to। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 सब क्लॉज ए और बी में जो अधिकार दिए गए हैं कि अयोग्य नहीं मानते। कानून के समक्ष आप अगर किसी विशेष जाति से है, धर्म से है, ठीक है, आप किसी विशेष लिंग से है, ठीक है, महिला है, पुरुष है, ठीक है, या आप किसी पर्टिकुलर रीजन से बेस्ड है, ठीक है, कि कहीं पे आपका विशेष क्षेत्र में जन्म हुआ है, तो आप किसी भी तरह से लाइबल नहीं हो सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जा सकते, आपके लिए कोई कंडीशन पैदा नहीं की जा सकती। किसके लिए? एक्सेस द शॉप, ठीक है, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, ऐसे स्थान, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे सभी लोगों का आना जाना रहता है, तो आपको किसी विशेष जाति धर्म के आधार पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो पब्लिक रेस्टोरेंट है, पब्लिक होटल्स है, पब्लिक वेल्स है, या कोई पब्लिक टैंक्स है, या बाथिंग घाट है, रोड है, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट है, ठीक है, जो कि स्टेट फंड से चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको यूज़ करने से किसी भी व्यक्ति को रोका जाना कानूनन अपराध कहलाएगा। दिस इज मेंशन्ड इन दी आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए एंड बी। And Article 15 again clause 3 says that nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and citizen। ठीक है, कि मान लो कि किसी तरह के स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, लगता है कि हमें बच्चों एवं महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके कल्याण के लिए कोई हम नई नीतियों का निर्माण कर सके, या किसी अलग फंड्स को जनरेट कर सके, ताकि उनके कल्याण के लिए हम अलग से कोई स्कीम चला सके, तो ऐसे कानून को बनाने से भी सरकार को कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 और आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or of the scheduled caste and scheduled tribe। या इसके साथ ये भी इसमें मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है सरकार को कि भाई जैसे शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक है, या कोई अन्य पिछड़ा वर्ग है हमारे समाज का, कि उनको स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या उनको किसी तरह से अलग तरह से डील करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी सरकार अलग से कानून व्यवस्था का निर्माण कर सकती है। इसके साथ साथ इसमें आर्टिकल 15 कौन सा? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 भी इंसर्ट किया गया है। वो किसके माध्यम से किया गया? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि क्या बात की गई उसमें बात की है नेचुरल जस्टिस की। किसकी बात की गई है? नेचुरल जस्टिस की इसमें बात की गई है। नेचुरल जस्टिस से क्या मतलब बनता है कि नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन केस। जज इन हिज ओन case. So both side must be heard. Both side must be heard with no bias, honestly or impartial manner. तो ये आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 के द्वारा एडिट किया गया था। So this is all about the two article we have understood, article 14 and article 15. Next part we will do by tomorrow. Thanks to stay with us.